प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर चल रहा था। तो आपको इसमें हमने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, या वोल्टेज के टर्म में लेंगे तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। कैसे ये धारा उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्यों ये अल्टरनेट बहती है, बताया था हमने आपको कि जब भी ये करंट उत्पन्न होती है, ये करंट पैदा होती है, तो कोई भी कॉइल है वो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसी के कारण ये उत्पन्न होती है। और कोई कॉइल जब रोटेट करेगी तो एक बार वैल्यू ज़्यादा होगी, एक बार कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी। तो एक बार जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक बार बहुत कम हो जाएगी। इसलिए धारा भी एक बार ज़्यादा, एक बार कम, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसके आगे का जो टॉपिक है वो जो एसी करंट है ना, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, उस अल्टरनेटिंग करंट की माध्य वैल्यू कितनी होती है या उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है। क्योंकि ये कैसे बताया, इसका जो ग्राफ बताया गया था आपको, एक बार इसका ग्राफ अप में होता है, एक बार डाउन में होता है। आधे साइकिल में, हाफ साइकिल में इसका ग्राफ जो है ऊपर से फ्लो करता है, फिर नीचे से फ्लो करता है, ठीक है। तो एक पूरे चक्कर के लिए देखेंगे आप, एक पूरे राउंड के लिए जो इसकी मीन वैल्यू होती है या इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, ठीक है ना। और हाफ साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू होती है, कितनी होती है वो आपको बताना है। और इसकी एक IRMS वैल्यू होती है। वास्तव में हम लोग जो करंट प्राप्त करते हैं अपने घरों में, है ना, आप कहते हैं कि हमारे घरों में जो करंट आ रही है वो 220 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 220 वोल्ट की करंट है आपके घर में जो आती सप्लाई। तो 220 वोल्ट वो करंट की पीक वैल्यू नहीं है या वोल्टेज की पीक वैल्यू नहीं है वो, बल्कि वो RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो, ठीक है ना। कैसे निकलता है ये? क्योंकि इसमें देखिए वोल्टेज का और करंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है। एक बार इसकी वैल्यू ज़्यादा, फिर 0, फिर निगेटिव डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू है वोल्टेज की या करंट की, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद उसको हम ऐड कर लेंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना, एक पूरे राउंड में अगर है तो हम क्या करेंगे 1/t, अर्थात पूरे आवर्त काल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक पूरे राउंड में जो RMS वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है। तो इसको मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, इसलिए क्योंकि जल्दी होगा, थोड़ा सा जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए बहुत सिंपल सा है। इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे, मैथ वाले तो जानते ही होंगे, बायोलॉजी वाले भी धीरे धीरे जान गए होंगे, है ना। एक ही 2 रूल है, आपको जानना है उतना, आप बेसिक नॉलेज तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए मैं बताता हूँ आपको। पहले एक पूर्ण चक्र के लिए या एक फुल राउंड के लिए जो धारा की एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। कैसे? देखो यहाँ आपने बताया हमने आपको है, देखिए ये एवरेज वैल्यू है, ये फुल साइकिल के लिए है, ये है ना, एक पूर्ण चक्र के लिए है ये। तो क्या करना होगा, देखिए क्योंकि करंट की जो वैल्यू है वो अप डाउन हो रही है। अगर करंट की वैल्यू सीधे रहती, एक ही वैल्यू हमेशा रहती, तो फिर हमको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रही है, इसलिए इसका एवरेज निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या करेंगे, जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू, I क्या है, I इक्वल टू का पता है हमें आपको, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यही I की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है, ठीक है। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये I की वैल्यू है। तो यही हमारा जो I है, करंट हमारा है ये, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। कितनी करंट का? फ्रॉम 0 टू t, एक पूरे चक्र में, है ना। देखिए ये पूरा राउंड होता है, यहां से लेकर यहां तक राउंड होता है। जो टाइम लगता है यहां से यहां तक, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, या इसको बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो एक पूरे चक्कर में, अर्थात एक आवर्तकाल में जो करंट फ्लो हो रही है 0 से t के बीच में, उस पूरी करंट का हो गया इंटीग्रेशन। अब सारी करंट जुड़ गई हमारी। अब उसके बाद क्या करेंगे,
टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पूरे टाइम के लिए आपने निकाल लिया है पूरी करंट कितनी है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से t के बीच में हमने dt का कर दिया इंटीग्रेशन, ये t ही आएगा, ये तो वही टाइम पीरियड ही हुआ, मतलब आवर्तकाल से भाग देना होगा। एक पूरे आवर्तकाल में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम ऐड कर लिया हमने, और उसके बाद नंबर ऑफ करंट नहीं करना है। अब इतना जानना है कि नंबर सभी छात्रों को की आयु का निकालना, और सब छात्रों की आयु को जोड़ के हम छात्रों की संख्या डिवाइड करते हैं। यहाँ करंट की संख्या तो पता नहीं है, तो एक जितने टाइम के लिए हमने करंट का किया इंटीग्रेशन उसी टाइम से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 0 to t i dt करंट का हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, और फिर क्या किया है पूरे टाइम को से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू रखेंगे क्या, I0 sin ओमेगा t रखेंगे, तो यहाँ पर हम दिया गया I0 sin ओमेगा t, यहाँ I0 को हमने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ बचा sin ओमेगा t dt, लिमिट वही लगी 0 to t, और यहाँ पर आपका t है ये पहले से, ठीक है। I0 यहाँ पे ही है, t ये कांस्टेंट है जाहिर है, इसको बाहर ले लिया, तो I0 डिवाइड बाय t हो गया। sin ओमेगा t का sin थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस cos थीटा। अवकलन तो प्लस cos थीटा होता है, समाकलन क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो sin ओमेगा t का हो जाएगा माइनस cos ओमेगा t। अब ओमेगा t का हो गया, अभी ओमेगा t नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो sin ओमेगा t का हो गया माइनस cos ओमेगा t, और ओमेगा t का जब करोगे तो t का जो गुणांक रहेगा अर्थात ओमेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ t गुणांक ओमेगा, यहाँ ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा लिखा जाएगा, इसे डिवाइड हो गया, समझ गए बात। I0 आपका था, t बाहर हो गया, sin ओमेगा t हो गया माइनस cos ओमेगा t, और t गुणांक ओमेगा से डिवाइड हो गया। लिमिट आपकी लग गई 0 to t, ठीक है। यहाँ तक एक मिनट रुक जाइए, आओ चलो। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा, हो गया ना ओमेगा डी लिमिट लग गई आपकी, क्लियर यहाँ तक बात हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ देखिए I0, ठीक है, ये आपका ही है, t आपका ही है, ओमेगा इसको बाहर ले लिया हमने, क्या बचा cos ओमेगा t, ये माइनस बाहर आ गया, cos ओमेगा t आपका हो गया। एक बार स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T, एक बार स्मॉल t की जगह पे 0, जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 हो गया। जब यहाँ स्मॉल t जब कैपिटल T रखोगे तो यहाँ पर एक कैपिटल T हो जाएगा, कैपिटल T हो गया, क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, I0 अपॉन ओमेगा t बाहर हो गया ये। अब यहाँ पर देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T होता है ना, अरे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n होता है ना, और n की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन t, तो हो गया 2 पाई अपॉन कैपिटल T, ठीक है। तो cos 2 पाई अपॉन कैपिटल T हो गया, और यहाँ पर कैपिटल T आपका ऑलरेडी है, ठीक है। तो कैपिटल T से कैपिटल T को आप डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ये वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 0 हो गया, क्लियर। तो ये आपका जो है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप अगर रफ लेके बैठे हो तो आप नोट में लिख लेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण चक्र के लिए, एक फुल साइकिल के लिए जो औसत वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो हो गए एवरेज वैल्यू ऑफ क्या हो गया। अब देखो दूसरा औसत वैल्यू किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की जो औसत वैल्यू है वो किसके लिए, अब ये हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक अर्ध चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए तो 0 हो गया, एक अर्ध चक्र के लिए धारा की जो औसत वैल्यू है वो कितनी है वो यहाँ देख सकते हैं। अंतर क्या करना है, ध्यान दो मेरी बात, यहाँ लिमिट लगाया था 0 to t, एक पूर्ण चक्र में 0 to t पूरा आवर्तकाल लिया था, यहाँ 0 to t/2 लेके, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा पूर्ण चक्र में क्या लिया था हमने, पूरे टाइम पीरियड t से डिवाइड किया था। अब
आधे चक्कर की बात है तो हम T/2 डिवाइड करेंगे। T/2 यहाँ बाहर ले लिया है, वही बाहर ले लिया डिवाइड करके, तो डिवाइड करेंगे T/2 से, और जहां लिमिट लगाएंगे वहां जहां 0 to t था वहां T/2 कर देंगे। बाकी सारा इंटीग्रेशन वही है, वही चीज दूसरी बार करनी है। ध्यान दो जरा, 1/T/2 हो गया। कैपिटल T की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T। क्लियर? तो T की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। T की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ रख दिया। T की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, ये चला गया ऊपर, यहाँ रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे, 2 से 2 कटेगा ना, नीचे आएगा पाई बाई ओमेगा, ओमेगा चला गया ऊपर, तो आ गया ओमेगा अपान पाई, ये इसकी जगह पे ओमेगा अपान पाई हो गया। ठीक है, यहाँ रख दिया गया ओमेगा अपान पाई। लिमिट 0 T/2 है, T/2 1 फिर वही ओमेगा अपान पाई बाई ओमेगा होगा। ठीक है ना। अरे T ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बटे कैपिटल T होता है, T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। जब T में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, पाई बाई ओमेगा ही तो आएगा, तो 0 to पाई बाई ओमेगा। लिमिट हो गई 0 to पाई बाई ओमेगा, और ये ओमेगा पर पाई हो गया। ठीक है, I की वैल्यू रख दिया हमने I0 sin ओमेगा t रख दिया पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, I0 जो है बाहर हो जाएगा, I0 को बाहर कर लिया, कोई दिक्कत, ओमेगा अपान पाई ऑलरेडी बाहर ही था, उसमें कोई समस्या नहीं। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होगा, है ना, क्या होगा, अभी निकला था माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। साइन थीटा का होता है माइनस कास थीटा, तो साइन ओमेगा टी का होगा माइनस कास ओमेगा टी, और टी का गुणांक ओमेगा है तो ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड किया गया है ओमेगा से वही हमने यहाँ बाहर ले लिया, और साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कास ओमेगा टी, माइनस कास ओमेगा टी यहाँ रखा हमने, लिमिट लगा दिया 0 to पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये हो गया I0 अपान पाई, ये बचा अपना I0 अपान पाई बचा आपका, ये माइनस ऑलरेडी बाहर हो गया, यहाँ आ गया कास ओमेगा टी। क्लियर? अब एक बार स्मॉल टी की जगह पे क्या रखोगे पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर देखो रख दिया गया है, ओमेगा यहाँ रखोगे पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कटेगा, क्या आएगा कास पाई आएगा, कास पाई रख दिया, माइनस टी मार 0 तो कास 0 हो गया, तो कास पाई माइनस कास 0। क्लियर? कास पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कास पाई की वैल्यू -1, कास 0 की वैल्यू भी -1, तो हो गया -2, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, तो हो गया ये 2 बटे पाई गुणे I0, ये वाला मान हो गया आपका। पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14 होता है, ठीक है ना, या 22/7 भी रख सकते हैं। तो आप रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.637 इंटू I0, 0.637 I0 ये धारा का माध्य मान है एक आधे चक्कर के लिए। तो आप यहां कर सकते हैं कि एक अर्ध चक्र के लिए या एक हाफ साइकिल के लिए जो धारा का औसत मान होता है वह धारा के शीर्ष मान का, धारा का जो शिखर मान है या धारा का जो शीर्ष मान है उसका 0.637 गुना होता है ना, या धारा का जो शीर्ष मान है उसका अगर परसेंट करना चाहो कितना परसेंट होता है धारा के शीर्ष मान का, ठीक है ना, 63.7%। आप देखो यहाँ पे 63.7 को जब हम परसेंट में 100 से डिवाइड करेंगे तभी डेसिमल यहाँ आएगा, 0.637 होगा यहाँ पे। तो चाहे आप 63.7% कर लो धारा के शीर्ष मान का, 63.7% चाहे कर लो, और चाहे कर लो धारा के शीर्ष मान का 0.637 गुना होता है, एक ही बात हो गई। मतलब अगर धारा की जो शीर्ष वैल्यू है, शिखर वैल्यू जो उसकी है, पीक वैल्यू जो उसकी है, अगर वो 100 एम्पियर है, इसका मतलब जो आधे चक्कर के लिए माध्य मान होगा वो 63.7 एम्पियर होगा। अगर 100 एम्पियर शीर्ष वैल्यू है तो 63.7 एम्पियर जो है वो औसत वैल्यू उसकी होगी आधे चक्कर के लिए, पूरे चक्कर के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर सकते हैं इसको, क्या नोट करेंगे कि एक प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है, धारा का औसत मान उसके शिखर मान का 0.637 गुना अथवा 63.7% होता है।
ठीक है, ये दोनों आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों समझ गए होंगे आप। यहां आ जाइए, अभी हमने बताया था आपको कि आरएमएस वैल्यू है ना, आरएमएस वैल्यू का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक ना, धारा का क्या करेंगे, वर्ग माध्य मूल मान, ये निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए देखिए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है आपको है, तो क्या करेंगे, धारा का वर्ग करना पड़ेगा, धारा का वर्ग करना पड़ेगा, और धारा का वर्ग हम करेंगे और वर्ग करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालने के बाद तब स्क्वायर रूट करेंगे, तब मालूम हो जाएगा आपको, मतलब रूट भी करना है, स्क्वायर भी करना है, मीन भी निकालना है। तो देखिए आई बार का मतलब वही हो गया आई आर एम एस है, उसी को हम आई आर एम एस लिख सकते हैं। देखो चाहे आई बार लिखो चाहे आई आर एम एस लिखो, दोनों बात एक ही होती है। मीन लिखना होता है तो आई एम लिख देते हैं, जहां मीन लिखना होगा वहां क्या लिखेंगे, आई एम। अगर आई एम लिख दिया तो मीन वैल्यू हो गई, और अगर आई आर एम एस लिख दिया तो वर्ग माध्य मूल मान हो गया। तो आई बार स्क्वायर कैसे निकलेगा, 0 से t के बीच में एक पूरे चक्कर की बात हो रही है, एक पूरे चक्कर में 0 to t कर लिया हमने, अब i का स्क्वायर कर दिया, i का मतलब वही है i = I0 sin ओमेगा t ही है वो। ठीक है, तो i का स्क्वायर करके उसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो i स्क्वायर कर दिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, कितने कहां से कहां तक, कितने टाइम के बीच में, फ्रॉम 0 to t, और उसके बाद टाइम को डिवाइड कर देंगे, एवरेज भी निकल गया। देखो योग भी हो गया, वर्ग भी हो गया, माध्य भी हो गया। अभी मूल नहीं हुआ है, मूल हम लास्ट में करेंगे, मूल कहां करेंगे, मूल लास्ट में करेंगे। अभी हमने वर्ग किया है, सिग्मा मतलब इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब योग कर दिया उसका, और उसके बाद जो है t से डिवाइड कर दिया तो माध्य भी निकल गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। t की वैल्यू आपको पता है, t = क्या होता है यहाँ पे, 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपान कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की वैल्यू होगी 2 पाई बाई ओमेगा। तो रख दिया है हमने, टी का मान क्या रखा है यहाँ पे, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा चला गया ऊपर, तो ओमेगा ऊपर हो गया, 2 पाई नीचे हो गया, तो ओमेगा अपान 2 पाई, और यहाँ लग गया इंटीग्रेशन, 0 to t है, t का मतलब फिर वही 2 पाई बाई ओमेगा, ये लगा दिया। i की वैल्यू क्या होगी, I0 sin स्क्वायर ओमेगा t dt, समझ यहां तक। अब देखिए I0 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट बाहर हो गया, तो I0 स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, ओमेगा पाई 2 पाई ये ऑलरेडी बाहर है ही है, इसको कुछ करना नहीं है। लिमिट हो गई 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, लिमिट पहले से लगी हुई है। ठीक है ना, लिमिट आपकी 0 to 2 पाई ओमेगा ये पहले से लगी हुई है। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन है sin स्क्वायर ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कैसे करोगे, देखो अगर sin थीटा है तो कर लेते हो, sin थीटा को क्या करते हो, sin थीटा को आप लिख देते हैं माइनस cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन आप कर देते हैं sin थीटा। लेकिन अगर sin स्क्वायर थीटा है तब कैसे करोगे, तो चूंकि ये स्क्वायर के टर्म में है, इसको क्या करेंगे, सिंगल घात के टर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर sin स्क्वायर थीटा होता है तो इसका समाकलन कैसे करते हो, मैथ वाले जानते होंगे। देखो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये cos थीटा के 3 व्यंजक होते हैं। तो अगर sin स्क्वायर थीटा आपको मिल जाए कहीं पर इंटीग्रेशन में, और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और sin स्क्वायर थीटा का जो मान है वो cos 2 थीटा के टर्म में निकाल लेंगे। अगर कहीं पर इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर थीटा पड़ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो cos 2 थीटा के टर्म में निकाल लेंगे। समझ रहे बात, तब लगाएंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो sin स्क्वायर ओमेगा t अर्थात sin स्क्वायर थीटा ही है, इसका करना इंटीग्रेशन, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना,
थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो हमको साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए, तो थीटा का स्थान यहाँ पर ओमेगा टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर, इसको यहाँ रोक दीजिए, रोक दी क्या, इसको इधर ले आइए, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ऐसे हो गया। अब साइन का ओमेगा टी में वैल्यू क्या निकलेगी, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे हम 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 रख सकते हैं। ठीक है, वही रखा गया है यहाँ पे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसके प्लेस पर ये रखा गया है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 डी। अब क्या करेंगे, ओमेगा आपका है ही है, 2 पाई आपका है ही है, आई इसको 0 पर है ही है, यहाँ जो 2 है इसको बाहर ले लिया हमने। ठीक है, अब चलिए 1 बचा, ये वाला 2 बाहर आ गया है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 बचा आपका, 1 का इंटीग्रेशन होता है t, 1 को जानते हो t होता है, तो 1 का हो गया t। अब cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t, सिंपल सी बात है, cos थीटा का होता है sin थीटा, तो cos 2 ओमेगा t हो गया sin 2 ओमेगा t। अब t का गुणांक जो रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता है, तो t गुणांक 2 ओमेगा, 2 में डिवाइड हो गया, यहाँ ओमेगा है। ठीक है ना, यहाँ पर sin 2 ओमेगा t रहेगा, फिर t गुणा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा से डिवाइड हो गया, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। क्लियर बात हो गई। अब यहाँ आ जाओ, ओमेगा अपान 2 पाई यहाँ लिखा हुआ है, आई जीरो स्क्वायर लिखा है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ आ जाओ जरा, एक बार t की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया हमने यहाँ पे। एक बार देखो इस पूरे टर्म में एक बार रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ पे, जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे, और दूसरी बात में जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा तो हो गया 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, जब यहाँ रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ध्यान देना 2 है ओमेगा है, और यहाँ पर क्या रखेंगे t की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कटेगा, यहाँ आ जाएगा sin 4 पाई, और sin 4 पाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। sin पाई की, sin 2 पाई की, sin 3 पाई की, sin 4 पाई की सबकी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया आपका। तो यहाँ पर पहली बार 2 पाई बाई ओमेगा रखा था, ये मिला आपको माइनस, ये वाला मान 0 हो गया। फिर अब आगे अगले वाले स्टेप में करेंगे माइनस करके, एक बार यहाँ रखेंगे 0 तब भी 0 हो जाएगा, एक बार यहाँ रखेंगे 0 तब भी sin 0 मान 0 होता ही है, सब 0 हो गए, केवल एक ही टर्म बचेगा बस में, केवल सिंगल टर्म बचे, कौन सा, जब आप t की जगह रखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा तो वही एक टर्म आपको मिलेगा। तो ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, आपने इसको यहाँ पर निकाल लिया बाहर, मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से कट गया आपका, 2 पाई से 2 पाई कट गया, बचा क्या, आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपका बचेगा, आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपको बच गया। अब आई आर एम एस निकालना है, क्योंकि जो स्क्वायर था ना, ये जो मान निकला है ये स्क्वायर का मान निकला है, वर्ग हमने किया तो मूल नहीं निकाला है। अब मूल निकाल लेंगे इसका, तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आई 0 हो जाएगा इसका वर्गमूल, और 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2, जिसका मान होता है 1.414। तो डिवाइड करोगे जब तो मान आएगा, जैसे ये देखो 1/√2 होगा इंटू I0, I0 यहाँ पे है ही है, और करड़ी में जो मान होता है 1.414 होता है, जब डिवाइड करोगे 1 में तो उसकी वैल्यू आएगी 0.707। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है, धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक है, वह धारा के शीर्ष मान का 0.707 गुना होता है, या परसेंट में बोलोगे तो धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो धारा के शीर्ष मान का 70.7% होता है। धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो धारा के शीर्ष मान का 70.7% होता है। क्लियर बात हो गई ना, मतलब धारा अगर 100 एम्पियर बह रही है, धारा का जो शीर्ष मान, धारा का अगर शिखर मान, शीर्ष मान 100 एम्पियर है, तो वर्ग माध्य मूल मान जो है कितना होगा, 70.7 एम्पियर होगा। तो अगर हम घरों में हमारे आपके जो
वोल्टेज होता है वो हम कहते हैं 220 वोल्ट का है। तो वास्तव में 220 वोल्ट का नहीं होता। 220 वोल्ट जो है वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। तो धारा का शीर्ष मान या वोल्टेज का शीर्ष मान कितना होगा, उसका करड़ी में 2 गुना होगा। हाँ, तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई, I0 डिवाइड बाई 2। तो I0 मान क्या होगा, I0 मान क्या होगा, IRMS गुणे करड़ी में 2। इसका मतलब वर्ग माध्य मूल मान में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तब धारा का शीर्ष मान मिलेगा। तो अगर हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है। तो इसका मतलब वोल्टेज का शीर्ष मान क्या होगा, करड़ी में 2 से गुणा कर दो इसमें, तो ये आएगा लगभग 311 वोल्ट। तो अगर हम छूते हैं एसी लाइन को तो 220 वोल्ट केवल कहने के लिए है, क्योंकि वो अप डाउन होता रहता है, उसका शीर्ष मान 311 वोल्ट है, तो हमको झटका 311 वोल्ट का लगता है। 220 वोल्ट लाइन को छूने पर झटका लगेगा 311 वोल्ट का। इसलिए कहते हैं कि जो एसी करंट है वो बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको छूने पर खतरा रहता है। तो आपको 3 चीज़ें हमने बताया यहाँ पे। एक तो वर्ग माध्य मूल मान आपको बताया हमने कि जो 70.7% होता है या 0.707 गुना होता है शिखर मान का, और हाफ चक्र के लिए 0.6070 गुना होता है, यहाँ लिखा था हमने, या 63.7% होता है। और एक पूरे चक्र के लिए धारा का जो माध्य मान होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। इतना आप इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और अब आगे जो है इसमें है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर प्रतिरोध लगा हुआ है या कोई प्रेरण कुंडली लगी हुई है या कोई संधारित्र लगा हुआ है या इनका कॉम्बिनेशन है, तो उसमें धारा और प्रतिरोध, माफ कीजिएगा, धारा और विभवांतर दोनों एक ही कला में चलेंगे। क्या समझ रहे हैं ना, कि जब वोल्टेज का शीर्ष मान आएगा तो क्या उसमें धारा का भी शीर्ष मान होगा, या वोल्टेज का शीर्ष मान अलग आएगा, धारा का शीर्ष मान अलग आएगा। वोल्टेज आगे आगे चलेगा धारा से कि वोल्टेज पीछे चलेगा धारा से। अगर आगे चलेगा तो हम कहेंगे वोल्टेज अग्रगामी है, धारा पीछे चलेगी, धारा कहेंगे पश्चगामी है। या कभी धारा अग्रगामी हो सकती है या वोल्टेज पश्चगामी हो सकता है। ये निर्भर करता है किस पर, कि परिपथ में क्या क्या लगा है, संधारित्र लगा है, कोई कुंडली लगी हुई है, या दोनों लगा है, या केवल प्रतिरोध ही है। तो ये परिपथ की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। तो इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में।